अस्सलाम वालेकुम जनाब। 30 अगस्त की कॉल लेकर आपके साथ खालिद सैफुद्दीन। अच्छा, थोड़ा जल्दी जल्दी कंक्लूड करते हैं। आज के सेशन में जो अच्छी बात थी वो कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स थी। आगाज़ के साथ ही मार्केट 78,352 315 वाले लेवल के ऊपर आ गई। ये वो लेवल था जिसके बारे में मैं पिछले 2 दिन से ये कह रहा हूँ कि जो बुल्स हैं उनकी एफ़र्ट्स का आगाज़ जो है वो इसके ऊपर हो सकता है। इसका क़तई मतलब ये नहीं है कि बुलिश हो जाएंगे, मगर एफ़र्ट्स आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश होना शुरू होंगी। तो आज पूरा दिन इस लेवल के पास ही ट्रेड हुआ और क्लोज भी यहीं हो गया। वॉल्यूम ठीक थे, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। 78,300 का एरिया पूरा दिन लाइमलाइट में रहा। बीच में थोड़ा वो नीचे गिरा एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द कॉरपोरेट अनाउंसमेंट, मगर वो फ़ौरन रिकवर भी हो गया और उसके बाद मार्केट उसी के पास बंद हो गई तकरीबन 356 पॉइंट के इजाफे के साथ। तो अगर ओवरऑल देखें तो वॉल्यूम इतने तो थे कि उन्होंने इन्वेस्टर्स को जोड़ के रखा। अगर हम आज के सेशन को देखें तो बुल्स की एफर्ट्स बहुत अच्छी थी, ठीक है ना, मगर इतनी नहीं कि वो बुल्स की एफर्ट्स को अटेस्ट कर सकें। आगे चलते हैं तो प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जनाब अब देखिए, हमको थोड़ा सा एहतियात से चलना पड़ेगा और वो एहतियात इस तरह कि अगर कल मार्केट आगाज़ के साथ 78,425 434 के ऊपर रुकती है और ट्रेड करती है तो हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट और एफर्ट करेगी, ठीक है जी। और अगर मार्केट ऐसा नहीं करती तो छोटी मोटी एग्जॉशन हो सकती है, जो कि कोई परेशान कुन या हैरान कुन बात नहीं होगी। परेशानी बुल्स की शुरू होती है 78,144 114 के नीचे। अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करे तो फिर मार्केट में प्रॉब्लम पैदा होती है। मुझे मार्केट में एक बड़ी मूव नज़र आ रही है। अब वो बड़ी मूव जिसको हम आमतौर पे कई दफ़ा ब्रेकआउट भी कहते हैं, अभी आई जस्ट स्मेल इट कि मैं इस पर कुछ यकीन से नहीं कह सकता, मगर आज मैंने चार्ट पे ये फील किया जो आपसे जिसका तस्करा कर रहा हूँ। तो मगर अभी जो सूरत हाल है वो बियर्स के हक़ में ज़्यादा है, बुल्स के हक़ में कम है, बावजूद इसके कि आज के सेशन में एफर्ट थी। तो मेरा मानना ये है कि इन्वेस्टर्स को बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करनी चाहिए। लेवल्स और ट्रिगर्स जिन पर मैं बात करता हूँ कि कहाँ से क्या हो सकता है, कहाँ, जैसे 78,425 की बात की, 78,144 की बात की, तो इन लेवल पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसको बहुत ध्यान से समझें और अमल करें। अगर ऐसा करेंगे और स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टॉप लॉसेस ज़रूर होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर मेरी पिछली कई वीडियोस आपने देखी हो तो उसमें मैं बैरूनी ख़तरात की बात कर रहा था। और बैरूनी ख़तरात मैं किसको करार देता हूँ, आपको याद होगा ना। मैं बैरूनी ख़तरात कहता हूँ अदर देन फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी एंड कॉरपोरेशन। अगर आप लोगों को मेरा वो लेटर याद हो जो 21 जुलाई को मैंने लिखा था मिमरान के नाम पे, अगर किसी को वो लेटर चाहिए हो तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है, हम अपने फ्री ग्रुप पे फिर पोस्ट कर देंगे। उसमें मैंने कुछ बैरूनी जो खदशात थे मेरे, वो मैंने हाईलाइट किए थे, जो मेजर नेगेटिव ट्रिगर्स थे जो मुल्क को दरपेश हैं। उसमें सब में पहले जो मैंने बात की थी टैक्सेस के हवाले से, कि टैक्सेस की वजह से मुझे डाउट है कि हड़तालें और रोड पे प्रोटेस्ट वगैरह हो सकता है। तो आप देख ही रहे हैं ताजर बरादरी की वो शुरू हो गई और वो अब सामने आ रहा है। यूटिलिटी स्टोर वालों का झगड़ा चल रहा है। फिर IMF की जो बात की थी मैंने कि IMF जो है डू मोर पे बात कर सकते हैं और थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं अपनी बातों पे, तो एक उसकी बात की थी। और मैंने कहा था डिस्प्यूट्स बिटवीन द इंस्टीट्यूशन। मेरे ख़्याल में इस पे क्या रोशनी डालूं, ये आप लोगों के सामने है, आप लोग अखबार पढ़ते होंगे। फिर मैंने एक स्पेसिफिकली एक बात कही थी कि इंटरनल सिक्योरिटी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और मेरे इस ख़त के पूरे 1 महीने के बाद अगर 25 और 26 अगस्त की दरमियानी शब को जो हादसा हुआ है बलूचिस्तान में,
جو سننے میں آ رہا ہے 80 سے 100 لوگ جو ہیں جام شہادت نوش کر گئے اور بے گناہ معصوم لوگ. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ ہم ابھی خیبر پختونخوا کی پریشانیوں سے نکلے نہیں تھے کہ اب بلوچستان بھی آگ میں گر گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں میں نے اسی لیے آپ کو 21 جولائی کو ایک لیٹر کی شکل میں نے آپ کو لکھ کے دی تھی. اور پھر میں نے آپ کو ریئیکشن آف ماسز کی بات کی تھی، جس کا واضح مطلب پروٹیسٹ ہوتا ہے. تو میں یہ آپ کے جو ہمارا فری گروپ ہے اور بلکہ یوٹیوب پر کے جو کمیونٹی سیکشن ہے وہاں بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ پڑھیں اس کو اور میرا موقف کو سمجھیں. خیر بہرحال یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پریشان کر رہی تھیں، تو یہ ابھی بھی ہمارے سامنے موجود ہے. تو انویسٹر کا یہ یقینی طور پہ بہت کنسرن ہوتا ہے. وہ تو الحمدللہ کارپوریٹ اناؤنسمنٹ ایسی ہیں اور کچھ جس کی وجہ سے مارکیٹ انٹیکٹ ہے، اور جو بہت سارے لوگ تو مانتے ہی نہیں کہ اکانومی میں بہتری آئی ہے، مگر دراصل آئی ہے. اور اس کی واضح ثبوت جو ہماری 1 درجہ بہتر جو ریٹنگ ہوئی ہے. ظاہری بات ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مندی سے نکل کے ایک دم تیزی میں آ جائیں. تو اٹ ٹیکس ٹائم. جتنا نقصان پہنچا ہوا تھا اکانومی کو تو اس کو درست ہونے میں بھی ٹائم لگے گا. تو مگر بہرحال 1 درجہ بہتر ہونا بھی الحمدللہ شکر ہے کہ اس سے شاید مزید بہتری ہو، اور اس کا امپیکٹ مختلف جگہوں پہ پڑے گا، چاہے وہ IMF ہو یا ہمارے جو فرینڈز آف پاکستان کی جو ریمیٹنسز ہیں جو وہ ہمیں مدد کرنے والے ہیں، یا ایگریمنٹس ہیں. پھر آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ ایگریمنٹس نئے ہونے جا رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں پہ فرق پڑے گا. تو یقیناً یہ اچھی بات ہے، مگر اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ بڑی پریشان کن ہے، اور شاید انویسٹر کا یہی کنسرن ہے. تو اس لیے یہ تو میں نے بیرونی خطرات بتا دیے. باقی ٹیکنیکلی میں اپنی کال میں بتا چکا آپ کو کہ ٹیکنیکلی کون سے لیول ہیں جس کے نیچے آپ کو احتیاط کرنی ہے. اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہو تو ضرور کیجئے، فیڈ بیک دیجئے، چاہے آپ اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہوں، مرکنٹائل ایکسچینج میں یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ہم ان تمام مارکیٹوں میں اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.